Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is that is very important, Human Genome Project or HGP is our topic of discussion. We are going to learn about this goals of HGP, also why HGP was started, what was the aim of HGP to start this, and methodologies of HGP also. Therefore this video is going to be very important. Watch the video till the end. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, यहीं से क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, तो इसके हम गोल्स को पढ़ने वाले हैं, इसकी मेथड्स को समझने वाले हैं, किस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे कंप्लीट किया गया था, कितना टाइम लगा, कितना कॉस्ट एस्टिमेट किया गया, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, हर बार आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है। My name is Deepak Latra. I'm going to explain all this in video. Our topic क्या है बेटा, देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आपको पता ही लग गया है टॉपिक का टाइटल से ही, ह्यूमन जीनोम है। ह्यूमन के जीनोम का यहाँ पे प्रोजेक्ट था, तो इसको क्या करना था, कंप्लीट सीक्वेंस फाइंड आउट करना था ह्यूमन जीनोम का। इसलिए प्रोजेक्ट का नाम दिया गया HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या सोचा गया है बेटा, इसके पीछे क्या सोचती है साइंटिस्ट ने सोचा कि जिस स्पीड से हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो बहुत सैकड़ों सालों के बाद भी हम जो है बहुत सारे डिजीज़ का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हम जो है सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम डीएनए के सीक्वेंस को ही पहले से कम्प्लीटली जान लें, पहचान लें, और उसके अंदर की बातों को पहचान जाएंगे तो हम जो बहुत सारे डिजीज़ हैं उसका इलाज ढूंढ पाएंगे, और जो डिजीज़ फ्यूचर में आने वाले हैं उनके लिए पहले से रेमेडी हमारे पास होगी। तो इसलिए जो है ये सोच को लेकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल हम डायरेक्टली डीएनए के सीक्वेंस को जानने के बाद वहाँ से रिवर्स जो है फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और बहुत लंबा प्रोजेक्ट था। तो इसका देखो यहाँ पे किस लिए शुरू किया गया, टू फाइंड आउट कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। बहुत सारे जो है कंट्री इसमें जो है बड़े पार्टिसिपेट कर रहे थे, ताकि इससे ह्यूमन स्पीसीज़ का फ़ायदा होगा ये सोच करके। लॉन्च इन 1990 में लॉन्च किया गया था। लगभग ये 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट था, 10 ईयर्स से ज़्यादा इसमें टाइम लग गया था। तो यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट इसको बोला गया था। मेगा प्रोजेक्ट क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग था वो एक बेस पेयर का लगभग $3 के आसपास लिया गया था, कॉस्ट कैलकुलेट करके। जो भी इसमें एक्सपर्ट थे कंट्रीज, उनको साथ में लिया गया, जो सीक्वेंसिंग इनको आती थी कि कैसे सीक्वेंस करना है वो सब साथ में लिया गया। कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई अच्छा था, कोई कंट्री के साइंटिस्ट, उनको भी साथ में लिया गया कंट्रीज को। तो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट किया गया $9 बिलियन, जो है $9 बिलियन एस्टिमेट किया गया। एस्टिमेट था ये, इससे ज़्यादा भी लग गया होगा समय के साथ, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं और कॉस्ट ज़्यादा ही लगते हैं। तो एक रफ आइडिया लिया गया, इतना आएगा। फिर देखा कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, 1000 लेटर अगर हम पर पेज लिखें और इतने सारे बेसिस को लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 पेज अगर एक बुक में होंगे तो हमें 3300 बुक्स की ज़रूरत होने वाली है। तो अब इमेजिन करके देखो, इतनी सारी बुक्स को रखना, मैनेज करना, पढ़ना कितना मुश्किल होगा। तो ये सब जो है चैलेंजेस को देखते हुए फिर साइंटिस्ट को लगा कि क्यों ना कंप्यूटर की हेल्प ली जाए। कंप्यूटर के अंदर एडवांसमेंट आ चुकी थी, तो बहुत सारे नए टाइप के कंप्यूटर बन चुके हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर टाइप। तो उनके अंदर हम लार्ज डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, एनालिसिस करने के हेल्प कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो है टूल्स को यहाँ पे डेवलप किया गया बायोलॉजी के लिए ऑल्सो। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है बेटा स्टार्ट इन 1990 में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हुआ 2003 में। इसका 90% से ज़्यादा काम 2003 में कंप्लीट हो गया था। वैसे तो ये 2006 तक चला था, और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो गया, अभी भी चलता रहता है ऐसे काम। तो ये 90% से ज़्यादा इसका काम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए इसको 2003 में कंप्लीट मान लिया गया था। जो काम बचा था वो लगभग 2-5% ही था, वो धीरे धीरे होता रहा, तो ये कंप्लीट हो गया था। ये 13 ईयर प्रोजेक्ट को जो है कोऑर्डिनेट किया गया था, जैसे कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन इसमें पार्टनर थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है ये उसका, उन्होंने हेल्प किया था। वेलकम ट्रस्ट यूके से है, इन्होंने ये जो है इनिशियली इसके पार्टनर बने थे, बाद में इन्होंने बैकआउट कर लिया था इस प्रोजेक्ट से। तो इनिशियली ये इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे बहुत सारी कंट्री जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना या अदर कंट्री, जिनके पास कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ ना कुछ था, वो सारे कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसी उम्मीद में कि हम ह्यूमन स्पीसीज़ का वेलफेयर कर पाएंगे और आने वाले टाइम में अपनी पॉपुलेशन को बेटर कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे।
तो ये सब को ध्यान में रखते हुए सभी कंट्रीज से कंट्रीब्यूशन आया और सबने अच्छा काम करने की कोशिश की। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता है कि बहुत सारा इनॉर्मस अमाउंट डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट किया जाना था, तो नेसेसिटेट हुआ कि हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाएं जो कि इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करें, जैसे डाटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीवल के लिए, ताकि जैसा स्टोर किया है वैसा ही रिट्राइव भी हो जाए, उसके अंदर चेंजेस ना आए, ना ड्यूरिंग स्टोरेज ना आफ्टर स्टोरेज, वहाँ पे जो है उसने रिट्राइव किया तब भी नहीं आए, एनालिसिस भी कर पाएँ, तो ये सारे करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे दिस वाज HGP वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरा इन बायोलॉजी, जिससे एक नई ब्रांच बनी, इसको क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम मेनली क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे बायोलॉजी और टेक्निक का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टूल लगा के बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ, जो कि आज की बहुत जो है डिमांडिंग ब्रांच है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्कोप है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स HGP के काम के कारण और ज़्यादा डेवलप हुई। एम क्या था, देखो साइंटिस्ट ने एम जो था, मैंने आपको बताया अभी, एम क्या लिया था कि नॉलेज अबाउट, अगर हमें इफेक्ट्स ऑफ DNA वेरिएशन जो हो रहे हैं इंडिविजुअल्स में, उसके इफेक्ट्स का अगर हम पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू एवोल्यूशनरी न्यू वेज जो है हम डेवलप कर सकते हैं टू डायग्नोस, ट्रीट और समडे प्रिवेंट थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर को हम एवोल्यूशनरी न्यू वेज हम जो है सोच सकते हैं कि कैसे किस डिजीज को बचाया जा सकता है, इसके DNA में सीक्वेंसेस अगर चेंज हो रहे हैं तो किस तरह उनको हम जो है डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, साथ में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पर इफेक्ट करने वाली डिजीज़ की मेनली बात हो रही है। फिर सोचा कि क्यों ना लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी इसमें साथ में सीक्वेंस किया जाए, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन्स को करेंगे, जबकि कुछ कंट्रीज का एक्सपर्टी जो था नॉन ह्यूमन पे ज़्यादा था सीक्वेंसिंग में, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, उनसे हेल्प ली गई। जैसे सीक्वेंस किया गया बैक्टीरिया को, ईस्ट को, फंजाई जो है, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, निमेटोड को यहाँ पे सीक्वेंस किया गया, ड्रोसोफिला को किया गया, प्लांट्स में अरेबिडोप्सिस और राइस को किया गया। तो कौन कौन सी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थी, बैक्टीरिया थी, ईस्ट हैं, सिनोरेप्टिस एलिगेंस जो कि निमेटोड है, ड्रोसोफिला को किया गया, प्लांट्स में अरेबिडोप्सिस और राइस को किया गया। तो वैसे अरेबिडोप्सिस का कंप्लीट सीक्वेंस पता लग चुका है प्लांट्स में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे इन सब ऑर्गेनिज्म, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को भी सीक्वेंस करने का फैसला लिया गया। इट कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज। इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा सिंपल सा ही होगा, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर एबिलिटी अच्छी है, मान लो डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, उसमें डिजीज़ नहीं होते जल्दी या वायरस अटैक नहीं कर पाते, तो हमें ये पता लगा कैसे ये ऑर्गेनिज्म जो है वायरस को अटैक करने से बचाता है। तो वही सीक्वेंसेस क्यों ना हम अपने अंदर डाल दें, हमारे जीन में डाल पाएँ, तो हमारे अंदर भी वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाए, या ऐसे और डिफरेंट जो करेक्टर हो सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है सिंपल सा, ये और भी हो सकते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, दैट कैन बी अप्लाइड इन टुवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर, की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हम एंट्री करते ही किसी माइक्रोब को मार दें हमारी बॉडी की सेल्स जो है, हमारे सोल्जर्स जो है बॉडी के, तो फिर तो हमें इन्फेक्शन होगा ही नहीं। एग्रीकल्चर में ऐसा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के जो प्लांट्स के डिजीज उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में इनका रोल हो सकता है कि हम जो है एनर्जी प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस बढ़ा दें, रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी मिले, ऐसा कुछ कर पाएँ, जो कि ऐसा कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। तो उनके अंदर कौन से एंजाइम है इस काम को कर पा रहे हैं, क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म में उस एंजाइम को डाल सकते हैं, क्या उनकी भी एनर्जी प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकती है। कुछ इस तरह से इन्वायरमेंटल रेमेडिएशंस हम जो है कर पाएँ, इन्वायरमेंट को जो है क्लीन रख पाएँ और पोल्यूट ना करें। तो इस तरह की जो है चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए सब बातें जो है यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की गई थी। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बेस पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ जीन्स कितनी हैं। जैसे कि इकोलाई में बेस पेयर कितने हैं, 4.7 मिलियन होते हैं लगभग, आपको पता भी है। 4000 जीन मिली है इकोलाई में। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो कि एक क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इज ए ईस्ट, इसमें 12 मिलियन बेस पेयर होती हैं, 6000 जीन मिली हैं इसके अंदर। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस 97 मिलियन बेस पेयर्स, 18000 जीन्स मिलती हैं। ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर 180 मिलियन बेस पेयर, 13000 जीन्स होती हैं। अरेबिडोप्सिस थैलियाना 130 मिलियन बेस पेयर्स, 25000 जीन होती हैं। और एजोस्टाइवा राइस 430 मिलियन बेस पेयर्स और 32,000 से 50,000 जीन्स होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बेस पेयर्स का पता लग गया है लगभग, और हमारा जो है नंबर ऑफ जीन का पता लग गया है जो कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए कहीं
इंपॉर्टेंट थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो है गोल्स ऑफ एचजीपी क्या थे। देखो गोल्स, कुछ इंपॉर्टेंट गोल लिखे हुए हैं, सारे नहीं लिखे हुए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गोल क्या थे। टू आइडेंटिफाई ऑल द 25,000 जो कि जीन मिली थी, लगभग वो सारी जीन्स के सीक्वेंस क्या क्या हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये आइडेंटिफाई करने का पहला गोल रखा गया। फिर उसके अलावा डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर। आपको पता है ह्यूमन जीनोम में 3.3×9 बेस पेयर होते हैं, तो ये इनका सीक्वेंस क्या, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो हैं जो ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, कौन किसके बाद कहाँ पे प्रेजेंट है एग्जैक्टली, ये फाइंड आउट करना था। स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करके रखना था, ताकि जब यूज़ करना हो तो ये एज इट इज़ स्टोर रहे, इसमें कोई चेंज ना आए, तो डेटा बेस के अंदर स्टोर करना एक गोल था। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ताकि जब एनालिसिस करना हो तो उसको एनालिसिस करना भी ईजी हो जाए, डाटा का निकाल लिया, स्टोर कर लिया, अब एनालिसिस भी ईजिली कर पाए, उसमें कोई चेंज ना आए उसके अंदर इस तरह का जिससे डाटा बदल जाए। तो इसलिए हम एनालिसिस करने के टूल भी हम डेवलप किए गए। कंप्यूटर के अंदर सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं ये सब। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्री। इतना पैसा लगा रहे थे एचजीपी के ऊपर, और एचजीपी में जो टेक्निक हमने डेवलप की और बाद में उनका कोई यूज़ ना आए तो हमारा सारा पैसा वेस्ट जा सकता है। तो टेक्निक्स को इस तरह से इम्प्रूव कर दिया जाए बाद में कि उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सके, इंडस्ट्रीज़ में उनका यूज़ ला सकें, और हमारे इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए उनका यूज़ करेंगे तो वो इन्वेंशंस हमारे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़फुल हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, और इससे हमारी कहीं ना कहीं लाइफ आसान बन सकती है, हमारे चैलेंजेस कम हो सकते हैं। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर से इंडस्ट्री के लिए डेवलप कर देना या किसी और सेक्टर के लिए डेवलप कर देना। साथ में जब वो काम कर रहे होंगे तो कुछ एथिकल इशू हो सकते हैं, उनको एड्रेस करना, लीगल इशू अगर कोई जनरेट होता है उसको करना, सोशल इश्यूज अगर डेवलप होते हैं उन सबको यहाँ पे एड्रेस करने का काम भी गोल में रखा गया। तो ELSI का मतलब है एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज अगर डेवलप होते हैं जब काम चल रहा होगा तो हमें उन चीज़ों के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ह्यूमन के ऊपर काम करेंगे तो किसी की परमिशन के बिना काम ना किया जाए, और जो काम हो रहा है उसके अंदर उस पर्सन की या वो वहाँ जहाँ पे काम हो रहा है वो सारा एग्रीमेंट वहाँ की गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। तो इस तरह की कोई भी एथिकल या कोई अफवाह ना फैल जाए कि जहाँ पे काम चल रहा है तो कोई गलत अफवाह ना फैले। तो ये सारे इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए सोशल इश्यूज़ को भी इस तरह का, और लीगल कहीं पे केस होता है तो उस केस को जो है सही तरीके से हैंडल किया जाए पूरे वर्ल्ड में, ताकि कोई मिसगाइड ना हो या मिसगाइड ना कर पाए। तो एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ को भी एड्रेस करना इसका एक मेन गोल रहा। तो दीज आर द गोल। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा जो है गोल HGP का था, कौन सा गोल नहीं था, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम गोल्स के बारे में चलते हैं। मैथडोलॉजी, क्या मैथडोलॉजी यूज़ की थी, मैथडोलॉजी क्या थी। देखो मेथड्स कौन से थे, इसके लिए 2 अप्रोच यूज़ की गई थी बेटा। एक तो थी EST, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, तो ये पहले तो फुल फॉर्म ही आना चाहिए इसका, EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें एक्सप्रेस में तो आपको पता लग रहा है कि उन्हीं पे फोकस किया गया जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज RNA, जो RNA की फॉर्म में एक्सप्रेस करती हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस किया गया था। उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक दूसरी सीक्वेंसिंग मेथड था जो ब्लाइंड अप्रोच थी, जिसमें क्या गया, सिंपली सीक्वेंस कर देना पूरे सेट ऑफ जीनोम को, और फिर उसमें बाद में मार्क करेंगे कि किससे जो है कोडिंग पार्ट बना, किससे नॉन कोडिंग बना। दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन सीक्वेंस विद फंक्शन। और फिर जो फंक्शनल पार्ट थे उनको हम असाइन करेंगे कि ये वाला पार्ट हमारा फंक्शनल है, ये वाला नहीं है। तो ब्लाइंड अप्रोच जो थी वो सीक्वेंस एनोटेशन है, जिसमें कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस किया गया है, जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग को बाद में असाइन किया गया कि ये वाला पार्ट कोडिंग है, इससे कोई फंक्शनल प्रोटीन बना या नहीं बना, इससे कोई फंक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो वो हम बाद में कर लेंगे। जिसमें पहले से ही हम सिर्फ उन्हीं को हम आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, या फिर क्या बोलेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन, जो ब्लाइंड अप्रोच थी। तो ये दोनों किसी में कोई कहीं पे किसी पार्ट में जो है जैसी अप्लाई हो सकती थी वैसी कोशिश किया गया सक्सेसफुल बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को। अब देखो यहाँ पे प्रोसीजर क्या था इस मेथड में, सिंपली क्या करना था, टोटल DNA ऑफ ए सेल निकालना था सेल के अंदर से, उसको कट करना था रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की हेल्प से, जैसे हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग में किया वैसे यहाँ पर करना था। ये क्या करेगा, ये इसके फ्रेगमेंट्स बना देगा छोटे साइज, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट लगाने की एबिलिटी रखता है, DNA के अंदर बीच में से कट लगाता है, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होते हैं अगर वो प्रेजेंट होंगे तो ये इसके कट लगाने की एबिलिटी और अच्छे से इफेक्टिव हो जाती है। फिर क्या किया, यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड वेक्टर का यूज़ किया गया, वेक्टर व्हीकल का, जैसे BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो अलग अलग साइज़ के अगर यहाँ पे फ्रेगमेंट बने तो उन छोटे साइज़ को ले जाने के लिए BAC, बड़े साइज़ के ले जाने के लिए YAC।
फिर इनके वेक्टर्स को जैसे ट्रांसफ़र किया गया इनको स्टेबल होस्ट में, ताकि हमारी जो वहाँ पे डिज़ायर्ड जो फ्रेगमेंट बने थे उनकी बहुत सारी कॉपी हम बना पाए, ताकि उनका सीक्वेंसिंग आसान हो जाए। तो उनको क्लोनिंग किया गया सुटेबल होस्ट में डाल करके, जैसे कि बैक्टीरिया BAC के लिए बैक्टीरिया और ईस्ट YAC के ईस्ट यूज़ किया गया था। फिर एम्प्लीफिकेशन होगा इस DNA फ्रेगमेंट का एंड यूज़ ऑफ ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस। क्या होगा? यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसर का यूज़ किया गया था। और ये DNA सीक्वेंसर किसने बनाए थे? ये फ्रेडरिक सेंगर साइंटिस्ट ने डेवलप किए थे, जो कि वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर, और जिन्होंने और भी काम कर चुके हैं, जिन्होंने सीक्वेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस इन प्रोटीन जो है निकालने का मेथड भी बताया था डेवलप करके। साथ में यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए जो है कैसे DNA सीक्वेंसेस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसेस से पता लगा था। फिर इन सीक्वेंस को अरेंज किया गया बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स के बेसिस पे, क्योंकि जब सीक्वेंस अगर सेम टाइप के आने लगे अलग अलग उसमें सैंपल्स में, तो फिर पता लग जाता है कि ये वाले सेम रिपीट हुए हैं कहीं ना कहीं पार्ट, तो उनको ओवरलैप किया गया। फिर ओवरलैपिंग में क्या था कि फ्रेगमेंट जो थे जनरेशन ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट ऑफ सीक्वेंसिंग के लिए और फिर स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम यूज़ किए गए थे, ताकि जो सीक्वेंसेस थे ओवरलैपिंग वो सही तरीके से प्रॉपरली अरेंज हो जाएँ। तो यहाँ पर जो है सीक्वेंसेस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड असाइन टू ईच क्रोमोसोम, जो उनका नाम दिया गया था। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस बनाए गए थे। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक सीक्वेंसर की हेल्प से फिर क्रोमोसोम के किस क्रोमोसोम में कौन सी सीक्वेंस है ये सब आइडेंटिफाई कर लिया गया था SGP के अंदर। तो सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 का कंप्लीट हुआ था बेटा मई 2006 में, सबसे लास्ट इसी का हुआ था। और अनदर चैलेंजिंग टास्क इसमें क्या था, यहाँ पे परफॉर्म करते हुए असाइनिंग जेनेटिक और फिजिकल मैप, जो हमने ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई किए ना, फिर ये रिपीटेड सीक्वेंसेस को किस सीक्वेंस में अरेंज करना है, कौन सा किसके बाद आना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना, फिजिकल या इसका जेनेटिक मैप बनाना, ये सबसे डिफिकल्ट काम था SGP के अंदर। तो क्वेश्चन आ चुका है क्या चैलेंजिंग टास्क था? असाइनिंग जेनेटिक और फिजिकल मैप्स ऑन जीनोम, दिस वाज जनरेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन। इसके लिए बेसिस क्या लिया गया था? पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऑलरेडी हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ चुके हैं। तो रिकग्निशन के बाद में जो है न्यूक्लियस ने कट किया और फिर उसमें पॉलीमॉर्फिज्म के सीक्वेंस जो बने वो कौन से सीक्वेंस में कहाँ पे प्रेजेंट थे ये आइडेंटिफाई करना। साथ में रिपीटेड DNA माइक्रोसैटेलाइट्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था, कौन कौन से माइक्रोसैटेलाइट यहाँ पे बेस्ड थे। तो यहाँ पे मिनी सैटेलाइट तो ये वाला पार्ट था, माइक्रो ये वाला, सो सैटेलाइट DNA को भी आइडेंटिफाई करके अरेंज करने का कोशिश किया गया था। तो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग टास्क जो था, इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई, सॉल्व भी हुआ और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता भी लगा क्या क्या वहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशंस रही हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बेटा SGP क्या है, SGP के गोल्स क्या हैं, गोल्स के अलावा एम क्या रखे गए थे वो सोच के, फिर क्या क्या यहाँ पे जो है किस तरह से जो है मेथोडोलॉजी अप्लाई की गई, मेथोडोलॉजी में जो है कैसे प्रोसीजर होता है, ये सब जो है यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश की गई है। तो ये सब के बाद में आपको सब बातें समझ में आ चुकी होंगी, मुझे उम्मीद है। हमने जितना डिस्कस किया है कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आपको बोर्ड में भी आ सकता है, तो आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हो। नीट में तो ये आ ही सकता है कि सीक्वेंस बताओ क्या सीक्वेंस होगा आपके स्टेप्स का फॉर SGP के जो किया गया था। और यहाँ पे फुल फॉर्म आ सकती है, EST की फुल फॉर्म आ सकती है बेटा, इसके अलावा ELSI की फुल फॉर्म आ सकती है। तो ये सब एग्ज़ाम में आई हुई हैं। और यहाँ पे किन किन ऑर्गेनिज्म को या सीक्वेंस किया जा चुका है, ये वाला यहाँ पे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। सेकंड पार्ट जो आएगा बेटा उसके अंदर हम इसका आगे वाला साइलेंट फीचर्स पढ़ने वाले हैं और साथ में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन या फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं SGP के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।